3 नवंबर 1947 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के कमांड सेंटर पे एक वायरलेस इंटरसेप्ट होता है। वायरलेस पे मैसेज आता है कि सर, लश्कर्स ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है एंड वी आर आउटनंबर्ड, मगर मैं ये प्रण करता हूं कि मैं अपने आखिरी जवान, अपनी आखिरी गोली तक दुश्मन से लोहा लेता रहूंगा। इतना कहते ही वायरलेस पे मैसेज कट गया। ये वायरलेस पे जो मैसेज इंटरसेप्ट हुआ, ये मैसेज था मेजर सोमनाथ शर्मा के द्वारा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के वॉर रूम सीरीज में। वॉर रूम की ये पहली सीरीज है। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे बैटल ऑफ बडगाम और इंडिया फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर सोमनाथ शर्मा के उस अदम्य साहस और बलिदान की, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाई और लश्कर्स को पीछे हटने पे मजबूर किया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के संबोधन में एक स्टेटमेंट देते हैं। द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब समूचा विश्व सो रहा होगा, तब भारत देश आजादी और अपनी स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये आजादी हमको मिले महज 1 या 1.5 महीने ही हुए थे कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी लश्कर्स ने पूंछ सेक्टर के माध्यम से, पूंछ सेक्टर वाले रूट के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। इससे पहले कि महाराजा हरि सिंह कुछ समझ पाते, उससे पहले ही यह सारा प्रकरण हो गया। महाराजा हरि सिंह के सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि भाई ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के बाद यह डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मगर उनको ये डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़ा कि उनको पाकिस्तान की तरफ जाना है कि इंडिया की तरफ जाना है। फाइनली महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ जाएंगे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर हो चुका है और क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उनको लगा कि भारत के साथ जाना ज्यादा उचित है। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर का विलय भारतीय गणराज्य के साथ हो जाता है। इसके बाद पंडित नेहरू अपनी टुकड़ी को आदेश देते हैं कि वो जम्मू और कश्मीर जाएं और जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा करें घुसपैठियों से। हमारी क्योंकि टुकड़ी को पहुंचने में श्रीनगर एयरबेस एकमात्र एयरबेस था, हमारी टुकड़ी को पहुंचने में काफी समय लग जाता। इस वजह से डिसाइड ये किया गया कि भाई जो गुड़गांव में रेफ्यूजी कैंप में जिस सोल्जर्स को और जिस रेजिमेंट को लगाया गया है, सबसे पहले उन्हीं रेजिमेंट को टास्क दिया जाए कि वो डिफेंसिव पॉलिसी के तहत मिलिटेंट्स को रोक के रखें। तो गुड़गांव से 1st सिख रेजिमेंट को रवाना किया जाता है और लड़ाई 3 फ्रंट्स में छेड़ी गई। अगर हम बात करें पाकिस्तानी लश्कर्स जो थे और पाकिस्तानी जो मिलिट्री थी, ये लड़ाई 3 फ्रंट्स पे छेड़ी गई थी। पहला फ्रंट था मुजफ्फराबाद, बारामूला और पाटन हाईवे पे। बारामूला हाईवे पे, पाटन पे हमें उनको रोकना था। दूसरा फ्रंट था गुलमर्ग वाला और तीसरा फ्रंट था बडगाम वाला। 1st सिख रेजिमेंट की बटालियन को वहां भेजा गया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत सिंह राय। दीवान रंजीत सिंह राय ने पाकिस्तानी लश्कर्स और पाकिस्तानी मिलिटियाज ग्रुप को पाटन के रास्ते ब्लॉक किया, क्योंकि पाकिस्तानी लश्कर्स थोड़ा चूक गए थे। बारामूला पे अटैक करने के बाद वो वहां पे लूटखोरी करने लग गए थे। उसके चलते भारतीय सेना को थोड़ा समय मिल गया और पाटन में जाके हमने उनके इंग्रेशन को रोका, मगर 2 अन्य सेक्टर्स में लड़ाई चल रही थी।
पाटन वाले सेक्टर में उनको रोका गया, मगर इसी बीच 27 अक्टूबर 1947 को ही लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं जंग में लड़ते लड़ते। उसके बाद एक बड़ा टास्क था, सिख रेजिमेंट वहां पे पदस्थ हो जाती है और उसके बाद श्रीनगर एयर बेस तक ये लोग ना पहुंच पाए, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और इसके तहत 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट को टास्क दिया जाता है कि श्रीनगर एयरफील्ड पे उतर के जो भी रूट्स हैं जहां से वॉर फ्रंट खोला गया है, यहां पे 4th बटालियन की कमांड संभालने के लिए जिसको टास्क दिया गया था, उन अधिकारी का नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। 4th बटालियन की 2 कंपनीज को रवाना किया जाता है कि वो बडगाम वाले सेक्टर में जाके चेक करें कि भाई लश्कर की क्या पोजीशन है। तो 2 कंपनीज को वहां पे सर्विलांस पर्पस के लिए भेजा जाता है। पहली कंपनी को टास्क दिया जाता है कि वो 2 बजे तक सर्विलांस पर्पस पूरा करके अगर कोई हलचल या गतिविधि नहीं दिखाई देती है तो वो वापस श्रीनगर एयरबेस पे संपर्क करे। पहली कंपनी जाती है, मुआयना करती है बडगाम सेक्टर का और वापस श्रीनगर एयरबेस की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी कंपनी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको टास्क दिया गया कि भाई आप लगभग 1:30 बजे से तक वहां पे सर्विलांस पर्पस पूरा करिए और वापस लौटिए। मगर दोपहर के 1:30 बजते हैं, कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती है। इसके परिणाम स्वरूप उनको बोला जाता है कि फर्दर 1 घंटे और आप वेट करिए, अगर फिर भी कोई हलचल नहीं दिखाई देती है तो आप वापस श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ बढ़े। इससे पहले कि मेजर सोमनाथ शर्मा श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ बढ़ते 2:30 बजे तकरीबन कुछ गतिविधि उनको दिखाई देती है। उनको शुरुआती दौर में लगता है कि वो वहाँ के नेटिव्स लोग हैं, मगर बाद में उनको समझ में आता है ये लश्कर का ग्रुप है और फिलहाल फाइनली जंग शुरू होती है। क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी एक एलिवेटेड पोजीशन में थी, इसीलिए उनके पास एक एडेड एडवांटेज था। लश्कर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी में महज 90 सैनिक थे। 90 सैनिक जो अप्रॉक्स स्ट्रेंथ बताई जाती है, 90 सैनिक थे। एलिवेटेड पोस्ट था, एडवांटेजियस पोजीशन थी, स्लाइट एडवांटेज था, नथिंग मोर। लश्कर का लोहार लेते हैं, मगर लश्कर की स्ट्रेंथ लगभग 800 से 900 लश्कर की स्ट्रेंथ रहती है। लश्कर इंडियन आर्मी के जवानों को आउट नंबर कर जाते हैं, मगर मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती है और अपनी आखिरी जवान और अपनी आखिरी गोली के साथ वो दमखम के साथ लड़ते हैं। पूरी लड़ाई में जब तक गोलियां चलती रही, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी कंपनी को डायरेक्शन और निर्देश देने का काम किया। वो अपने सैनिकों के लिए एम्युनिशन प्रोवाइड करते रहे, वो अपने सैनिकों के बंदूकों के लिए गोली और बाकी मोटर्स वगैरह एम्युनिशंस वगैरह प्रोवाइड करते रहे और उनमें एक हौसला और जुनून भरते रहे। मगर कुछ समय के बाद उनको समझ में आता है कि वो आउट नंबर्ड हो गए हैं और लश्कर का एक मोटार उनके एम्युनिशन बगल वाले उनका जो कैंप रहता उनके एम्युनिशन वाले भंडारण में आके गिरता है और उससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा को काफी चोट आती। इससे पहले की चोट आती, मेजर सोमनाथ शर्मा का पहले से ही जो बायां हाथ था काफी चोटिल था। जब उनको कमांड दिया जा रहा था उससे पहले ही कमांडिंग ऑफिसर ने उनको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया था लड़ाई में जाने के लिए। मगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने यह कह के उनको मना लिया कि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, अराकन रेंज में कई लड़ाइयां लड़ी हैं और जब भारत माता को सर्व करने की बात आ रही है तो आप मुझसे ये मौका क्यों छीन रहे हैं। तो कमांडिंग ऑफिसर ने उनको फाइनली ये टास्क दिया था। तो उनके लेफ्ट हैंड में चोट लगी हुई थी, हाथ फ्रैक्चर था, उसके बावजूद उन्होंने ये मोटार शेल को झेला और फाइनली वायरलेस से कमांड सेंटर कुमाऊं रेजिमेंट को बताया कि भाई हम आउट नंबर्ड हो चुके हैं, लश्कर ने हमको चारों तरफ से घेर लिया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं अपनी आखिरी जवान और अपनी आखिरी गोली तक इनका डट के सामना करूंगा। और फाइनली वो इस जंग की घड़ी में शहीद हो जाते हैं और लश्कर वहां पे कब्जा कर लेते। मगर
ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक हमारी जो मेन ट्रूप्स थी वो श्रीनगर एयरबेस तक पहुंच चुकी थी। क्यों कि श्रीनगर एयरबेस को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि श्रीनगर एयरबेस पे ही हमारे जो सैनिक हैं वो एयरप्लेन के माध्यम से उतर सकते थे और डिफेंसिव पॉलिसी को अप्लाई कर सकते थे। तो इसीलिए श्रीनगर एयरबेस पे हमारी ये जो सारा प्रकरण हो रहा था ये एक डिफेंस पॉलिसी के तहत, डिफेंसिव पॉलिसी के तहत किया जा रहा था। और फाइनली जाके हमारी ट्रूप सराहत करती हैं और हम तीनों फ्रंट्स में लश्कर्स को एक स्पॉट पे रोक देते हैं। यहां बडगाम वाले सेक्टर तक, वहां जहां ये आपका गुलमर्ग वाला रास्ता था, गुलमर्ग वाले रास्ते से वहां पे ब्लॉक किया, और वहां पे मुजफ्फराबाद बारामूला वाले सेक्टर में पाटन स्पेसिफिक एरिया पे हमने उनको ब्लॉक कर दिया। और फाइनली जाके श्रीनगर एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। मगर ये इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 का एक छोटी कड़ी थी, एक छोटा इंसिडेंट था। अगर हम बात करें 1947 का इंडो पाक वॉर, तो ये लगभग 1 साल 2 महीने और 2 हफ्ते तक चला था। और फाइनली जाके यूएन के मेडिएशन के बाद, मध्यस्थता के बाद ये लड़ाई संपन्न होती है। मगर इस लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकला? इस लड़ाई का निष्कर्ष ये निकला कि भाई इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के 2/3 पोर्शन पे कब्जा कर लेता है डिफेंसिव पॉलिसी के तहत, मगर 1/3 पोर्शन पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो मेजर एक्सपर्ट्स जिनका कहना है कि इंडियन विक्ट्री इसमें सबसे अहम है, क्योंकि इंडिया ने 2/3 पोर्शन को डिफेंड किया था। और फाइनली लड़ाई खत्म होती है यूएन के मेडिएशन से। मगर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश के सबसे बड़े वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र का गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के अदम्य साहस और वीरता को सलाम करते हुए भारत ने उनको भारत के पहले वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, जिन्होंने पाटन सेक्टर में शहीदी दी थी, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह कहानी थी भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता की। आप कई ऐसे इतिहास की अनसुनी कहानियां हैं जिनसे अछूते रह जाते हैं। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको उन्हीं कहानियों को बताएगा और आपको प्रेरित करेगा कि आपको भी जब मौका मिले, जब मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि को सर्व करने के लिए, तो आप भी पीछे ना हटें। तो इनके वीरों की गाथाओं को सलाम करिए और इनके अदम्य साहस और वीरता को आप समझें, जानें। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रतिबद्ध है वॉर रूम की सीरीज के माध्यम से अपने कैडेट्स तक इनके वीरता की कहानी पहुंचाने के लिए। ऐसे ही रोमांचक वीर गाथाएं सुनने के लिए आप वॉर रूम की सीरीज से जुड़ जाइए और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।